जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। इससे पहले इसके 3 पार्ट और बन चुके हैं और उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप बाकी के वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बिहार में जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि इसके इतिहास को देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या पहले भी हमारे यहाँ प्रचलन में था या ये नया में वही है। तो बिहार में स्वशासन की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। यदि बात किया जाए स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय शासन व्यवस्था की, तो ये बहुत पुराना है। प्राचीन काल में भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। वैशाली का जो लिच्छवी था वो गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन का अच्छा उदाहरण था। वैशाली का जो लिच्छवी जगह है वहाँ पे प्राचीन काल में भी गणतंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्था थी और वहाँ पे भी स्वशासन का व्यवस्था था। तो यहाँ से हमें ये प्रमाण मिलता है कि भारत में या बिहार में कहें तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। वैदिक ग्रंथों में भी सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख आता है। यदि हम लोग वैदिक काल के भी बात करें तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि गांव में यहाँ पे सभा और समिति होती थी, जिसमें गांव के लोग शामिल होकर के और जो भी गांव के मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श किया करते थे। तो इस तरह से इसका एक पुराना इतिहास रहा है। हमारे सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी विशेषता यह रही है कि स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई ग्राम ही रहा है। तो यहाँ पे एक और इसकी विशेषता ये है कि जितने भी स्थानीय शासन है उसमें मुख्य रूप में जो सबसे नीचे रहा है वो गांव रहा है, यानी कि गांव के लिए ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी वो भी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो ये कथन याद रखेंगे, सवाल पूछ सकता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का ये कथन था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, यानी कि भारत जो है वो गांव से ही उसकी पहचान है, गांव से ही भारत बनती है। तो ये सब जो हमारे भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। हम लोग अभी देखें कि जो स्थानीय स्वशासन है वो प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है, एक विरासत के रूप में है। गांधी जी भी इसके पक्ष में थे कि देश में स्थानीय स्वशासन आना चाहिए ताकि एक गांव का व्यक्ति भी केंद्र सरकार से जुड़ सके, वो अपनी समस्याओं को रख सके। तो इन्हीं दोनों बातों को याद रखते हुए जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनते वक्त पंचायती राज व्यवस्था को लागू तो नहीं किया गया, लेकिन हम लोग के संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसी के तहत अनुच्छेद 40 में इसको रखा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व में ऐसे चीज़ हैं जिस पे अगर सरकार को कभी लगा कि इस पे कानून बनाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए तो कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है, उसके मन पे होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो सिद्धांत है उसमें अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को यानी स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। इस अनुच्छेद में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है, उनकी शक्तियों और कार्य तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कदम उठा सकता है। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चल करके पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ सवाल आने वाले हैं। सबसे पहले कि पंचायती व्यवस्था लाने के लिए कई बार बात चली, समितियाँ बनी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अंततः यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति को ये काम दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपी और उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना एक संवैधानिक रूप से यहाँ पे किया गया, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर उसकी शुरुआत की गई। 1959 में ही आंध्र प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई। 1959 में ही राजस्थान के नागौर जिला में हुआ और उसी साल आंध्र प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होने लगी। तो जब ये चीज़ हो गया तो बाकी के जो भी राज्य हैं वहाँ पे भी ये
नियम लागू हो गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। जो बलवंत राय मेहता का जो रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार के बात किए थे कि स्थानीय सरकार भी 3 स्तर के होना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जिसको हम लोग याद रख लेंगे। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस समिति के आधार पर लागू किया गया है, पूछा हुआ सवाल है, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा सवाल, पंचायती व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुआ, तो राज्य भी पूछ सकता है और जिला भी। तो राज्य है राजस्थान और जिला है राजस्थान में एक जिसका नाम है नगौर, तो नगौर जिले में लागू हुआ था। सवाल ये भी पूछ सकता है कि कब किया गया, तो किया गया है 2 अक्टूबर 1959 को। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि आखिर 2 अक्टूबर को ही यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना क्यों किया गया, यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इसी दिन क्यों हुई, तो इसके पीछे वजह है गांधी जी। हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए हैं कि गांधी जी हमेशा से स्थानीय स्वशासन के पक्ष में रहे, वो चाहते थे स्थानीय स्वशासन आए। तो जब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करनी थी तो यहाँ पे गांधी जी के जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई, उनके इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे थे, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे अभी देखें कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो बताया था कि जो स्थानीय सरकार है वो 3 स्तर पे होना चाहिए और उसी के आधार पर यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसमें सबसे नीचे जो है, सबसे निचला जो है उसे हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं और ये ग्राम स्तर पर होता है, यानी कि गांव के स्तर पे होता है। इससे ऊपर जो है वो पंचायत समिति होता है और पंचायत समिति जो है वो प्रखंड स्तर पे होता है और सबसे ऊपर जो पंचायती व्यवस्था में सबसे ऊपर का जो स्तर है वो है जिला परिषद, ये जिला स्तर पे होता है। सवाल यहाँ से 2 बना है और पूछा भी गया है बोर्ड में। सबसे पहले ग्राम पंचायत, तो यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नतम है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम जो स्तर है वो कौन सा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो सबसे निम्नतम है, सबसे निचला स्तर है। और उच्चतम में भी पूछा गया है तो उच्चतम में हम लोग याद रखेंगे जिला परिषद। जिला परिषद ग्राम पंचायत का सबसे उच्चतम स्तर है और ग्राम पंचायत जो है अगर देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था में तो जिला परिषद सबसे उच्चतम है और अगर निम्नतम की बात किया जाए सबसे निचला का तो वो है ग्राम पंचायत। सवाल ये भी पूछा गया है कि दूसरे स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में दूसरा स्तर पे कौन आता है, तो दूसरा स्तर पे हम लोगों को पंचायत समिति आ जाता है, ये इसका दूसरा स्तर है। तो ये तीनों यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है। हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं कि संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया जाता है और हमारे यहाँ विषय सूची से इसको बांटा गया है। तो हम लोग उसमें देखे थे कि अलग अलग सबके काम है। तो यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करनी है ये राज्य सरकार के विषय में है, यानी कि इस पे जो भी नियम कानून बनाना है, किस तरह से उसको अपना राज्य में किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, ये पूरे तरह से राज्य के ऊपर निर्भर है। इसमें केंद्र सरकार की कोई यहाँ पे बीच में भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ पे राज्य विषय का सवाल है, इसलिए राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समितियों के सिफारिशों पर पंचायती राज का गठन किया है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य में हम देखेंगे तो अलग अलग तरह के पंचायती व्यवस्था के स्वरूप देखने को मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से बिहार के जो पंचायती व्यवस्था काम करती है उसी तरह से बाकी राज्यों का करें। सभी राज्य अपने समिति के सिफारिश के आधार पर उसी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किए हैं। इस दृष्टि से पंचायती राज प्रणाली में एकरूपता का अभाव है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था हर राज्य का एक नहीं है, इसमें हम लोग को एकरूपता का अभाव दिखेगा। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता लाने के उद्देश्य से सन 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जो कि 22-23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। तब यहाँ पे क्या किया कि पूरे देश के पंचायती राज व्यवस्था एक जैसा काम करे, उसको एक संवैधानिक रूप से और बेहतर बनाने के लिए 1991 में 73वां संविधान संशोधन करने का विधेयक लाया गया कि अब पंचायती राज को एक तरह से पूरे देश में एकरूपता के साथ लागू किया जाए। ये 91 में 73वां संविधान संशोधन आया, लेकिन
ये पारित कब हुआ? 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन का विधेयक ये आया था 1991 में और पारित हुआ है ये 1992 में। और उसी के बाद यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा ये कानून पारित हुआ और उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है वो केंद्र लेवल से लेकर यानी कि पूरे भारत में एकरूपता के साथ यहाँ पे इसको लागू करने की कोशिश की गई। फलतः संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको भाग 9 के नाम से हम लोग जानते हैं और इसमें पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। तो अब यहाँ पे क्या किया कि संविधान के एक नए भाग 9 में यहाँ पे पंचायत नाम का एक शीर्षक डाल करके पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। इसमें 13 अनुच्छेद वाला एक नया अनुच्छेद 343 रखा गया है। इस संशोधन द्वारा एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। यहाँ पे एक नया अनुसूची भी जोड़ा गया जो 11वीं अनुसूची है। इसमें 29 मुद्दों का उल्लेख है जो पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची में जो भी पंचायती राज के क्षेत्राधिकार हैं उसके बारे में इसमें 29 मुद्दों का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जनता के लोकतांत्रिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से भी की गई है कि लोग इसमें जाके पार्टिसिपेट करें और समझें कि देश की जो राजनीति है वो किस तरह से काम करती है। क्योंकि जिस तरह से हमारा केंद्र और जिस तरह से हमारा राज्य सरकार काम करती है बिल्कुल उसी तरह से उसी के आधार पे हमारा यहाँ पे स्थानीय सरकार भी काम करती है। तो स्थानीय लोगों को सरकार को समझने का, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे जनता की भागीदारी होती है, उसको समझने का एक अच्छा यहाँ पे एक जगह मिल जाता है, एक मंच मिल जाता है जहाँ से लोग राजनीति को बेहतर से समझ सकते हैं। साथ ही यह भी अपेक्षा है कि इससे सामाजिक परिवर्तन भी होगा और सामाजिक न्याय के अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। तो इन्हीं सब लक्ष्यों को देखते हुए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। यहाँ से एक सवाल बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से भी बन जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत। हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे यहाँ पे कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो अभी हम लोग ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, सबसे निचला स्तर से, और जिला परिषद तक को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत जो है वो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, सबसे नीचे ये आता है निम्नतम में। राज्य सरकार द्वारा 7000 की औसत आबादी पर इसकी स्थापना की जाती है। जहाँ पे 7000 की लगभग आबादी होगी वहाँ पे एक ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है। एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर वार्डों में विभक्त होता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें कई सारे वार्ड होते हैं, 2, 4, 10, 12 जितने हों यहाँ पे वार्ड होते हैं। और एक वार्ड की जो जनसंख्या है वो 500 होती है, यानी कि 500 जनसंख्या पर एक वार्ड बनते हैं और 10-12 वार्ड मिला करके एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। वार्डों की संख्या सामान्यतः 15 से 16 तक होती है। इतना यहाँ पे एक ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या होती है। वार्ड सदस्य मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो वार्ड के सदस्य हैं, अलग अलग जो भी 15-16 वार्ड हैं उसके जो सदस्य होंगे उनको जनता डायरेक्ट वोट करके यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। इसमें ग्राम पंचायत में या वार्ड में कहें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है, कुछ सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होता है स्थानीय स्वशासन का उसमें 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, उनके लिए रिजर्व है, यानी उन सीटों पे महिलाएं ही खड़ा होंगी, वही इलेक्शन लड़ेंगी। ये व्यवस्था भी किया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक यानी कि सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से इनका नियुक्ति होता है। तो ये ग्राम पंचायत के कुछ विशेषता हैं। अब है ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है, ये काम करता क्या क्या है। तो ग्राम पंचायत के हम लोग सामान्य कार्य देखेंगे क्या क्या करेगा। सबसे पहले पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना और बजट तैयार करेगा। अपने जितना भी बड़ा वो ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 1 साल के लिए वो योजना बनाएगा कि कैसे इसका विकास किया जाए, जो भी गांव के कमी है उसकी कैसे पूर्ति की जाए। फिर उस योजना में कितने पैसे खर्च होंगे, कितना बजट आएगा, उसको भी तैयार करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। उसके बाद यदि कोई प्राकृतिक विपदा आ गया है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुखाड़, ये सब जैसे स्थिति आ जाए, तो ऐसे स्थिति में
ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के जनता का यहाँ पे सहायता भी करेगा, उसके ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पे सहायता करने का भी कार्य करेगा। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना है। ग्राम पंचायत का एक और काम क्या होता है कि जो भी सरकारी ज़मीन है या जो भी संपत्ति है उस पर यदि लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पे बसाव कर लिया है अपना, तो उनको हटाने का काम भी ग्राम पंचायत के आता है। उसके बाद स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों को स्वैच्छिक सहयोग से करना, ये सभी काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, यही इनका सामान्य कार्य है। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या है, इसको क्या पावर दिया गया है। तो सबसे पहला जो इसको पावर दिया गया है वो है संपत्ति अर्जित करने का, धन इकट्ठा करने का, क्योंकि इसको कोई भी काम करना, योजना अगर लाना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, संपत्ति की आवश्यकता होगी। तो संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसको धारण कर सकता है और उसके निपटने की तथा उसकी संविदा करने की शक्ति इसको दिया गया है। उसके बाद करारोपण यानी कि वार्षिक टैक्स लगाने की भी शक्ति ग्राम पंचायत को दिया गया है। जैसे कि गांव में यदि जल आता है तो उस पर टैक्स, स्वच्छता पे टैक्स, मेलों हाटों अगर मेला बाजार लग रहा है तो उस पे यहाँ पे उसका प्रबंधन करने के लिए टैक्स लिया जाएगा, वाहनों के निबंधन पर फीस लिया जाएगा और ये इसके जो भी क्षेत्राधिकार में जो भी चीज़ें आते हैं उस पे ये टैक्स लेकर के संपत्ति को अर्जित करेगा। जो भी व्यवसाय ये सब होते हैं उन पे भी यहाँ पे जो व्यवसाय चल रहे हैं उसको भी नियोजित रूप से, प्लानिंग रूप से चलाना और उस पर भी टैक्स लेने का काम यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार है। ग्राम पंचायत को एक और पावर क्या है कि यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा इनको जो राज्य वित्त आयोग है वो उनके अनुशंसा पर, उनके कहने पर यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को, जो ग्राम पंचायत है उनको सरकार के तरफ से कुछ यहाँ पे अनुदान मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं जिससे कि वो अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का वो विकास कर सके। तो ये सब इनको शक्तियाँ दी गई है। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, यानी कि ग्राम पंचायत का जो इनकम होता है वो कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स से, जो कर है, टैक्स लिया जाता है, उससे इनको इनकम होता है। टैक्स क्या पे लेंगे, होल्डिंग हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यापार, कोई पेशा या नियोजन है तो उसमें जो ये टैक्स लेते हैं वहाँ से इनको इनकम हो जाता है। दूसरा है फीस और रेंट पर, वाहनों का निबंधन करना हो, तीर्थ स्थानों पे जाना हो, कोई हाट मेला लग रहा हो उसमें जल की पूर्ति कराया जा रहा है, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, ये सब शौचालय और मूत्रालय जो व्यवस्था करवाई जा रही है उसमें उसको यूज करने पर हम लोगों को वहाँ पे रेंट यानी फीस देना होता है और वहाँ से भी ग्राम पंचायत को इनकम होता है जिससे कि वो आगे चल के और अपने पंचायत के विकास में वो उसको लगा सकते। और तीसरा है वित्तीय अनुदान, जो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे कि ग्राम पंचायत को आय प्राप्त होता है, यानी कि इनकम प्राप्त होता है। आगे है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग, कि ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से यहाँ पे 4 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है ग्राम सभा, एक होता है मुखिया, एक होता है ग्राम रक्षा दल जिसे हम लोग दलपति के नाम से भी जानते हैं, और एक है ग्राम कचहरी। तो ये 4 इसके प्रमुख अंग है। अभी हम लोग इसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्थापिका सभा भी कहा जाता है। ये हम लोग याद रखेंगे, इससे संबंधित सवाल पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापिका सभा है। तो ग्राम सभा जो है वो यहाँ पे पंचायत की व्यवस्थापिका सभा का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन हो जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति जो ग्राम सभा के अंदर आता है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है, कोई भी स्त्री या पुरुष जो 18 वर्ष के हो गया है तो वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार करना होता है, कि एक साल में कम से कम 4 बार यानी हर 3 महीने पर एक बैठक होनी चाहिए। जो बैठक होगी वो बैठक बुलाने का काम मुखिया का होगा और उस बैठक की अध्यक्षता करने का काम भी मुखिया का होगा। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो वो मुखिया करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुखिया के बारे में कि मुखिया के क्या क्या कार्य होते हैं, ये मुखिया का क्या क्या शक्तियाँ हैं। सबसे पहले मुखिया जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये भी सवाल पूछा गया है। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का भी पद यहाँ पे सृजित किया जाता है, यानी कि मुखिया के साथ एक उप मुखिया को भी यहाँ पे चुना जाता है। यदि कभी मुखिया किसी वजह से
अपना काम करने में सक्षम नहीं है तो उसके जगह पे यहाँ पे उप मुखिया कार्य करता है। मुखिया का काम होता है ग्राम सभा के बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, ये दोनों काम मुखिया के द्वारा किया जाता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद से समय हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। देखिए पहले बात यहाँ पे है कि मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जो जनता है पंचायत क्षेत्र का वो इनको चुनती है। चुने जाते हैं कितने दिन के लिए, तो 5 वर्ष के लिए मुखिया का चुनाव होता है। अब यहाँ पे मुखिया और उप मुखिया जो हैं अपने पद पे आसीन हैं, लेकिन इन्हें वर्ष जो खत्म होने वाला है 5 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए ग्राम पंचायत में 2/3 बहुमत के आधार पे इनको पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वे चाहें तो स्वेच्छा से, अगर मुखिया या उप मुखिया को लग रहा है कि हमको इस पद पे नहीं रहना है, वो त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा से वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी है उसको मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया और उप मुखिया को के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके समय से पहले भी उनको पद से हटा सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे जनता को भी अधिकार दिया गया है। तो ये था हमारा मुखिया के बारे में। अब दूसरा था यहाँ पे ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल को गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। गांव के जो भी 18 से 30 वर्ष के बीच के आयु वाले युवक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और ग्राम रक्षा दल का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राम रक्षा दल है तो सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे हम लोग दलपति कहते हैं। जो भी लोग वहाँ पे गांव की सुरक्षा के लिए दल में शामिल होंगे उनके साथ एक वहाँ पे उनका हेड भी होगा, उनका अध्यक्ष भी होगा, जिसे हम लोग दलपति कहते हैं। दलपति के ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। यदि गांव में किसी तरह की अशांति फैलती है, किसी तरह के वहाँ पे असुरक्षित लोग महसूस करते हैं, तो इसका उत्तरदायित्व कौन है, तो वो दलपति है। इसका जवाब दलपति को ही देना होगा। तो ये यहाँ पे ग्राम रक्षा दल का काम होता है। उसके बाद है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत के अदालत के जैसा काम करता है और इसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं, यानी कि गांव के जो भी छोटे मोटे मामले हैं उन सभी को फैसला करने का काम ग्राम कचहरी को दिया गया है। बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की गई है। जहाँ भी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी भी होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच तथा प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच भी होते हैं। यानी कि ग्राम कचहरी में सरपंच और पंच होते हैं जो यहाँ पे फैसला सुनाने का काम करते हैं। इनका भी यहाँ पे जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। सरपंच और पंच भी 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आगे देखेंगे कि ग्राम कचहरी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसके जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो 5 वर्ष के लिए होंगे। सरपंच जो है वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ये सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। उसके बाद ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होता है, जिनका नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे न्याय मित्र और न्याय सचिव भी होते हैं। न्याय मित्रों एवं न्याय सचिवों के पदों का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि जो न्याय मित्र और न्याय सचिव हैं इनका जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है, जनता इनको नहीं चुनती है। ये राज्य सरकार द्वारा चुन के, यानी कि उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका एक उम्र होता है कार्य करने का। जैसे सरपंच का, पंच का है कि 5 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन सचिव और न्याय मित्र का 5 साल का कार्यकाल नहीं होता है, उनका एक उम्र होता है। एक अधिकारी के रूप में वो कार्य करते हैं। न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है और न्याय सचिव जो है वो ग्राम कचहरी के जो भी कागजात हैं उसको रखने का काम करता है। तो ये इनका काम होता है, न्याय मित्र और न्याय सचिव का। अब है कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकारी, यानी कि ग्राम कचहरी कौन कौन से काम कर सकते हैं। ग्राम कचहरी को दीवानी एवं फौजदारी दोनों तरह के क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी कि ग्राम कचहरी में दीवानी मामले भी सुने जाते हैं और फौजदारी भी। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी मामले होते हैं कानूनी रूप से, तो या तो वो दीवानी होते हैं या फौजदारी होते हैं। तो दीवानी मामला और फौजदारी मामला, इन दोनों मामलों को यहाँ ग्राम कचहरी में सुना जाता है। सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। यदि दीवानी या फौजदारी मामला 10,000 रुपये तक की है तो उसका ग्राम कचहरी जो है वो सुनवाई कर सकता है। उससे ज़्यादा का होगा तो उसके क्षेत्राधिकार से वो बाहर चला जाता है। 10,000 तक रुपए के मामले का सुनवाई ग्राम कचहरी में होता है। अब है यहाँ पे पंचायत समिति।
तो पंचायत समिति हम लोग सभी जानते हैं कि इसका दूसरा स्तर है, जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था, उसका दूसरा स्तर। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। इसको दूसरा कहें या बीच वाला कहें, तो ये मध्य स्तर है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, यानी कि जो जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, इन दोनों को जोड़ने का काम पंचायत समिति करता है। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का यहाँ पे प्रावधान है। यह भी प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि पंचायत समिति के क्षेत्र के अंदर आने वाले समिति के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पे पंचायत समिति के जो प्रमुख होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनका चुनाव तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं डायरेक्ट वोटिंग करके, लेकिन जो इसका प्रमुख होते हैं उनका चुनाव हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि जो चुने हुए सदस्य हैं वही इनका चुनाव करते हैं। उसके बाद प्रमुख उप प्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं तथा उन्हीं के मतों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्रमुख उप प्रमुख चुने कैसे जाते हैं। मान लीजिए पंचायत समिति से मतलब 10 लोग चुन के गए, तो उन 10 लोगों के बीच में वो 10 लोग वोट करके अपना एक प्रमुख और एक उप प्रमुख चुनेंगे। तो उन्हीं 10 में से एक प्रमुख चुना जाएगा और एक उप प्रमुख चुना जाएगा, और चुनने वाले भी वही लोग होंगे, वही लोग उनका चुनाव करते हैं। प्रमुख जो है वो पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। प्रमुख पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी नियंत्रण रखता है। तो ये प्रमुख का यहाँ पे अधिकार दिया गया है, इसकी ये शक्तियाँ हैं, उसके ये कार्य हैं कि वो कौन कौन सा कार्य करता है। उसके बाद है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। वह पंचायत समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करता है तथा उसके कोष के धन को खर्च करता है। वह पंचायत का निरीक्षण करता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए हैं कि वो कौन कौन सा काम यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे इसके कुछ काम हैं। उसके बाद है पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति क्या क्या कार्य करता है। तो पंचायत समिति का पहला कार्य जो है वो सरकार द्वारा सौंपा गया कुछ कार्य है। फिर कृषि एवं सिंचाई संबंधी कार्य हैं, उद्योग धंधों के विकास से संबंधित कार्य हैं, सार्वजनिक सुविधा से संबंधित कार्य हैं, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य। ये सभी कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने का इन्हें एक तरह से कहा जाए कि इनको जिम्मेवारी दी गई है। अब यहाँ पे है कि सरकार द्वारा कौन कौन सा काम सौंपा गया है जो कि पंचायत समिति करता है। सबसे पहले है विभिन्न कार्यक्रमों के वार्षिक योजनाएं बनाकर जिला योजना में सम्मिलित करने होती जिला परिषद को प्रस्तुत करना। पंचायत समिति हर तरह के कार्यक्रम का योजना तैयार करेगा और वो जिला परिषद को ले जाकर के सौंपेगा। उसके बाद ग्रामीण पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर समिति अपने विचार विमर्श के बाद जिला परिषद में भेजना। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि ग्राम पंचायत का काम होता है वार्षिक योजना बनाना। तो वो जो योजना बनेगा उस योजना पर पंचायत समिति विचार विमर्श करेगा और उसके बाद उसको जिला परिषद के पास भेजेगा, यानी कि अपने से ऊपर भेज देगा। पंचायत समिति का बजट बनाने का काम भी इनको दिया गया है, पंचायत समिति ही करेगा। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आया है तो ऐसे में व्यक्तियों को राहत देने का यानी कि उनको मदद करने का काम भी पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। सरकार तथा जिला परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी यहाँ पे पंचायत समिति द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये सब सरकार द्वारा काम है। अब है कृषि एवं सिंचाई संबंधी कौन कौन से कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास करना। उसके बाद कृषि बीज फार्मों एवं उद्यान पौधाशालाओं के देखरेख करना। फिर कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण करना। खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार करना और किसानों को प्रशिक्षण देना और प्रसार संबंधी कार्य करना। ये सभी कृषि संबंधित कार्य पंचायत समिति को दिए गए हैं। उसके बाद है उद्योग धंधा से संबंधित कौन कौन से इनका कार्य है। तो सबसे पहले पशुपालन एवं पशु चिकित्सक सेवाओं की देखरेख करना, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना और उद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन करना। ये सब उद्योग धंधा से संबंधित पंचायत समिति को कार्य दिए गए हैं।
उसके बाद है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले पेयजल के यानी पीने वाले स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करवाना, बाजार एवं मेलों का प्रबंधन करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाना और सार्वजनिक सड़क, नाली, पुल आदि का निर्माण करना और उसका संरक्षण करना इनके अधिकार क्षेत्र में इनके काम के लिए दिया गया है। उसके बाद सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य कौन कौन सा है। तो सबसे पहले वृद्धा एवं विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था कराना पंचायत समिति के यहाँ पे कार्य में आ जाते हैं। उसके बाद सामाजिक अन्याय एवं शोषण से कमजोर वर्गों एवं जातियों को बचाने का काम, महिलाओं और बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए समुचित कदम उठाने का कार्य, फिर सरकारी और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम पंचायत समिति को दिया गया है। इन सब का यहाँ पे इन्हीं के अंतर्गत कार्य किया जाता है। उसके बाद था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है, प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाना है, मेलों एवं त्योहारों में सफाई की व्यवस्था करना है। तो ये सब काम भी यहाँ पे पंचायत समिति को दिया गया है। उसके बाद है शिक्षा संबंधी कार्य। तो शिक्षा संबंधी कार्य में यहाँ पे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण, मरम्मत और उसकी देखरेख करना, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्वर शिक्षा अभियान जो लाया गया है उसको सफल बनाना और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करवाना है। ये सभी पंचायत समिति के शिक्षा संबंधी कार्य हैं। उसके बाद है जिला परिषद। अंतिम जो है, जो सबसे उच्चतर स्तर है पंचायती व्यवस्था का, उसमें जिला स्तर आता है, जिला परिषद आता है। तो जिला परिषद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, सबसे ऊपर वाला है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, उनको आरक्षण भी दिया गया है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां आती है। तो जो जिला परिषद है इसी के अधिकार क्षेत्र के अंदर जितने भी यहाँ पे पंचायत समितियां हैं वो भी आ जाएंगी और एक तरह से ग्राम पंचायत भी इसके क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। उसके बाद है जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो भी इसके सदस्य चुने जाएंगे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ऐसे इनको समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। जिले के सभी पंचायत समिति के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। जितने भी जिला परिषद के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में जितने भी पंचायत समिति आएंगे उसके जो भी सदस्य हैं वो जिला परिषद के भी यहाँ पे सदस्य होते हैं। जो प्रमुख चुने जाएंगे वो, यानी मान लीजिए एक जिला परिषद में 10 पंचायत समिति आते हैं तो उन 10 पंचायत समिति के जो भी प्रमुख हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का भी गठन यहाँ पे इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब जिला परिषद के ये बारे में कुछ बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान होने के बाद इन्हें मनमाने तरीके से विघटित नहीं किया जा सकता है। देखिए अब तक हम लोग इसके बारे में पढ़े, अब यहाँ पे कुछ इसकी विशेषता और कुछ इसकी कमी के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या क्या अभी कमियां हैं। सबसे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के कारण अब इसे हम लोग मनमाने ढंग से इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से ही हम लोग इसे विघटित कर सकते हैं। यदि कोई पंचायती व्यवस्था में किसी स्तर का विघटन हो भी गया है तो 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव करवाना जरूरी होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर चुनाव करके नया वहाँ पे सदस्य चुन लेना है। पंचायतों के लिए निर्वाचन नियमावली जो है वो भी तैयार करवाने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों का संचालन, निष्पादन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। यहाँ पे पंचायत में जो भी कार्य होते हैं, किस तरह से उसका निर्वाचन होगा, कैसे उसका गिनती वगैरह जो भी होता है, कैसे उनके सदस्य चुने जाएंगे, उन सबका कंट्रोल निर्वाचन आयोग का होता है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि निर्वाचन आयोग यहाँ जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ये काम करता है। हमारे यहाँ
दो निर्वाचन आयोग है, एक जो केंद्र सरकार और यानी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाता है, और एक जो स्थानीय स्वशासन का चुनाव करवाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग है, वही इसके लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है यहाँ पे इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और जो लोकसभा के चुनाव करवाते हैं विधानसभा के, उस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जो इसका दूसरा रूप है नगरीय शासन व्यवस्था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।